हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही चैनल कार गुरुजी में। तो हाल ही में क्या हुआ, मेरा जो पहले का एक वीडियो है, जो लास्ट टाइम मैंने जो 2-3 वीडियो डाले हैं, उनमें एक कमेंट आया। वो जो कि भाई थे वो थोड़े कंफ्यूज थे। उन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा कि मुझे एक कार लेनी है और मुझे 2 कारें हैं जिनके बीच में कन्फ्यूज़न है। तो उन भाई ने कन्फ्यूज़न अपना बताया मुझे कि उनको ऑल्टो 800 और ग्रैंड i10 नियोस, इन दोनों गाड़ियों में कन्फ्यूज़न है कि कौन सी लेनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि मैं अपने हिसाब से जो बताऊंगा वो हो सकता है उनके लिए परफेक्ट कार ना हो। क्यों? क्योंकि मुझे उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं पता। तो सबसे पहला काम मैंने यही किया, उनको यही पूछा कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आपका बजट कितना है, आप मुझे ये बता दीजिए। फिर हम आगे बात करते हैं इस पर और फिर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बताएंगे कि हाँ, थोड़ा सा क्या आपको सही ऑप्शन रह सकता है आपके लिए। तो उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट बताई। तो रिक्वायरमेंट क्या, उन्होंने सीधा सीधा मुझे बताया कि उनको एक हैसल फ्री कार चाहिए और उनका उन्होंने पहले से देखी हुई है। जो ऑल्टो है वो उन्हें छोटी लगती है, एट द सेम टाइम उन्हें ग्रैंड i10 नियोस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और उसका इंटीरियर उनको काफ़ी पसंद है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि एक किसी ने कमेंट किया उसके ऊपर ये पूरा वीडियो बना दे रहा है। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि बहुत से लोगों का पर्सपेक्टिव क्लियर हो पाए। क्योंकि बहुत से टाइम हम लोग क्या होते हैं ना, कार को लेके हमें पता तो है हमें क्या लेना है, बट हम कहीं आके एंड में 2 या 3 गाड़ियों में अटक जाते हैं। अब वहाँ डिसीजन मेकर आपको ही बनना है ऑब्वियसली, क्योंकि आप ही इन्वेस्ट कर रहे हो अपना जो हार्ड एंड मनी है वो, और आपको आपकी रिक्वायरमेंट अच्छे से पता है। तो आप ही हो जो एक डिसीजन फेयर अपने लिए ले सकते हो। तो इसीलिए मैं उनको बता रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं वो इस चीज़ को, इस वीडियो के थ्रू मैं उनके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूँ, ना कि ये बताना चाहता हूँ कि हाँ कमेंट किया उसके ऊपर मैं एक क्लैरिटी दे रहा हूँ। तो सीधी सी बात ये है कि उन्होंने मुझे बताया। तो यहाँ पे उनके जो कमेंट था उसमें उन्होंने जो बताया कि उनको ऑल्टो थोड़ी छोटी लगती है, एट द सेम टाइम i10 का इंटीरियर उनको अच्छा लगता है नियोस का। तो नियोस का इंटीरियर अच्छा लगता है और इसके साथ साथ आपको पता ही है कि जो ऑल्टो है उसको चलाने में जिन लोगों के पास होगी, वो एक बार अगर उन्होंने ग्रैंड i10 नियोस चलाई होगी तो उन्हें पता होगा कि डिफरेंस है इंजन में, रिफाइनमेंट में भी और पावर में भी। तो पावर का जो है वो थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिल ही जाता है। एट द सेम टाइम अगर आपका इतना बजट है और आपको माइलेज का इतना इशू नहीं है तो आप फॉर श्योर ग्रैंड i10 नियोस ले सकते हो। यही मैंने उन्हें सजेस्ट किया, क्योंकि देखिए क्या है ना कि अगर आपको ग्रैंड i10 नियोस जैसी गाड़ी पसंद आ रही है और ऑल्टो 800 सिर्फ आप माइलेज के लिए ले रहे हो, तो ये पक्की बात है कि आने वाले कुछ 1-2-3 साल में आपको रिग्रेट ज़रूर होगा कि आपने उस टाइम पे ही ग्रैंड i10 नियोस क्यों ना ले ली। क्योंकि अगर आप वो गाड़ी लेते तो पूरे 15 साल चलाते, और उनकी भी यही रिक्वायरमेंट थी कि उनको एक ऐसी हैसल फ्री कार चाहिए थी जिसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ के साथ उनको वो पूरी 15 साल तक रखनी थी अपने पास। तो उसके लिए ग्रैंड i10 नियोस बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, ऐसा मुझे लगता है। और आप सब भी मेरी बात से एग्री करेंगे, क्योंकि Hyundai की मैं बताता हूँ आपको, Hyundai की जो सर्विसेज हैं काफ़ी अच्छी हैं। आप किसी भी Hyundai कस्टमर से पूछ सकते हैं। बीइंग अ Hyundai ओनर, मेरे पास Hyundai की एक्सेंट थी, तो मैं बता सकता हूँ Hyundai में प्रॉब्लम्स इतनी जल्दी नहीं आती, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, सर्विस सेंटर बहुत अच्छा है, आपकी सुनवाई होती है और इशू रिजॉल्व होता है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके पास एक फीडबैक कॉल भी आता है, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। अगर कुछ भी आपने फेस किया हो कि आपकी प्रॉब्लम्स को जल्दी नहीं सुना गया या फिर ठीक से रेक्टिफाई नहीं किया गया, ठीक है, रेक्टिफाई नहीं कर पाए या फिर उसके बाद सॉल्व नहीं किया गया, तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके बाद मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। चौथी चीज़, इंजन बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड और रिलायबल है, जिसे आप चला सकते हो बहुत लंबे समय तक। इसका सीधा सा एग्जांपल, बहुत से लोग, अब एग्जांपल जैसे होता है ना, कुछ लोगों को प्रमाण चाहिए, तो उनके लिए भी है कि आप अभी भी देखेंगे सेंट्रोजिंग जो काफ़ी साल पहले बंद हो चुकी है, पुराना मॉडल, वो आज भी चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। साथ के साथ सिर्फ चल ही नहीं रही हैं, उनका क्रेज़ आज भी लोगों में बरकरार है। लोग उनको दोबारा मार्केट में ढूंढ रहे हैं। मेरे खुद के जानने वाले कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि सेंट्रो, हमें सेंट्रो जिंक दिलवा दो। जो आती थी ना सेंट्रो, उसकी फ़ैन फॉलोइंग अभी तक चल रही है। क्यों? क्योंकि उसका इंजन इतना रिफाइन है, और सेम इंजन ही आपको ग्रैंड i10 नियोस वगैरह में मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप वो ले लें।
तो इस चीज़ में देखिए सीधी सी बात है, जब आप दो गाड़ियों में कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे ये हो रहे थे, इनको लग रहा था कि हाँ मुझे माइलेज चाहिए, माइलेज तो दे पाएगी ऑल्टो 800, बट एट द सेम टाइम मुझे इसका इंटीरियर भी पसंद है। तो ऐसे केसेस में आप सीधी सी बात ये सोच लीजिए कि आपको रिग्रेट होने वाला है आने वाले कुछ टाइम में। तो हमेशा सिर्फ माइलेज ना देखें, बाकी सारी चीज़ें भी देखें, क्योंकि देखिए जैसे इनके केस की अगर मैं बात करूँ, इसमें थोड़ा सा इसी केस पर थोड़ा सा बात करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है कि इनके केस में जैसे अगर ये ऑल्टो 800 लेते हैं, ठीक है, मानिए आपने माइलेज को प्रायोरिटी दे दी और आपने ऑल्टो 800 ले ली, तो सबसे पहली चीज़ आपकी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता, ठीक है, क्योंकि ऑल्टो 800 की सेफ्टी रेटिंग तो आई ही नहीं है, और बिल्ड क्वालिटी हम सबको ही पता है मारुति की कैसी है। और हालांकि अगर मैं स्पेशली बात करूं, जो एंट्री लेवल इनकी कार्स हैं उनकी क्वालिटी तो आप सबको ही पता है, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़, कंफर्ट उसमें बिल्कुल नहीं है, थोड़े टाइम बाद सस्पेंशन वगैरह का इशू आ जाता है, तो सीट कंफर्टेबल नहीं है इनिशियली ही। आप जब नई गाड़ी भी लोगे तब भी इतनी कंफर्टेबल सीट्स नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट कटिंग उसमें काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के चक्कर में उसमें कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा की गई है। माइलेज को ही प्रायोरिटी दी गई है उस गाड़ी में, वो गाड़ी सिर्फ एक माइलेज मशीन है और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद कंफर्ट नहीं मिलेगा आपको, सेफ्टी नहीं मिलेगी, और इसके बाद रिफाइनमेंट भी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी कि इंजन आपको अच्छा परफॉर्म करके दे दे उतना जितना और गाड़ियाँ दे सकती हैं। तो अगर आपका बजट है, जैसे इन भाई का था 7-8 लाख तक का बजट था, तो ग्राइड नाइट नियोस, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एक बेटर ऑप्शन है, क्योंकि इंजन बहुत ज़्यादा रिफाइंड है। साथ के साथ Hyundai ने, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया, कि 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं हर एक गाड़ी में, बेस मॉडल से लेके टॉप मॉडल तक। तो आपको सेफ्टी पहले भी अच्छी नहीं थी, 2 स्टार थी, बट 6 एयरबैग्स के बाद 3 स्टार तो एटलीस्ट होगी होगी। तो ठीक ठाक सेफ्टी मिल जाती है, अच्छी नहीं मिलेगी बट ठीक ठाक तो मिल जाएगी। जो आपके कंपटीशन में है या फिर आपकी बकेट लिस्ट में कार हैं, उनसे आप कंपेयर करिए, ठीक है। आप इसको अगर बकेट लिस्ट में रख रहे हैं तो करिए। और अब आप, बहुत से लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा कि अगर उनको सेफ्टी चाहिए थी तो उन्होंने टाटा क्यों नहीं ली। तो उन्होंने साफ साफ मुझे बोला कि मुझे ड्राइविंग में ऐसा चाहिए कि हाँ मुझे कॉन्फिडेंस आए चलाते हुए, गाड़ी ऐसी नहीं चाहिए कि जो मैं चला रहा हूँ और मुझे कॉन्फिडेंस ना आए कि लग जाएगी या मुझे कुछ हो जाएगा या कुछ ऐसा। तो कॉन्फिडेंस वाली चीज़ आपको मारुति 800 कभी भी नहीं दे पाएगी, ठीक है, ऑल्टो 800, ठीक है। तो वो चीज़ आप दिमाग से निकाल दीजिए कि मारुति की कुछ गाड़ियों को छोड़ के आपको उनमें वो कॉन्फिडेंस आएगा ड्राइविंग के को लेके, ठीक है। उसके लिए आपको किसी और ब्रांड पे स्विच करना ही पड़ेगा। तो इसी चीज़ में अब आप सोच रहे हो कि मैं तो टाटा बहुत प्रमोट करता हूँ, मेड इन इंडिया और सेफेस्ट कार हैं, बट यहाँ क्यों नहीं करी मैंने उन्हें सजेस्ट, क्योंकि उनका सीधा कहना था कि मुझे टाटा की गाड़ियाँ नहीं पसंद हैं ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने उनको बोला आपको नहीं लेनी है मत लीजिएगा, बट आप जाके 7-8 लाख में आपको ऑल्ट्रोज भी आ जाएगी, जिसका इंजन BS6 फेज़ 2 काफ़ी ज़्यादा रिफाइन हो चुका है। साथ के साथ इंटीरियर्स की बात करूँ तो इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है उसका। तो हैचबैक तो वो ले ही रहे थे, तो मैंने एक प्रीमियम हैचबैक उनको सजेस्ट करी। मैंने उनको बिल्कुल नहीं बोला कि आप लो, मैंने तो ये बोला आप बिल्कुल ना लेने के इरादे से ही जाना, सिर्फ टेस्ट ड्राइव लेने। तो मैं हर किसी को कहता हूँ गाड़ी आपको लेनी है या नहीं लेनी है, ये आप टेस्ट ड्राइव के बाद ही डिसाइड करें, क्योंकि बहुत से लोग वीडियोस देख के और अपने कोलीग्स, रिलेटिव्स या किसी भी नोन पर्सन के फीडबैक से गाड़ियाँ रिजेक्ट कर देते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है मेरे हिसाब से, बेवकूफ़ी भी कहूँगा मैं बहुत से लोगों की, क्योंकि वो फीडबैक सुन के ऐसी गाड़ी घर ले आते हैं जो उन्हें लॉन्गर टर्म में सेटिस्फाई नहीं कर पाती, उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं, और उन्हें जाके वहाँ पे उसको बेच कर दूसरी गाड़ी लेनी पड़ती है जहाँ उनको फाइनेंशियल लॉस होता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप ना गुजरें, इसलिए सबसे अच्छा है कि कोई गाड़ी नहीं भी लेनी है, मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं लेनी है। जिस सेगमेंट में आप कार देख रहे हो, जिस बजट में कार देख रहे हो, जो कार आपकी कैटेगरी में फॉल कर रही है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी बकेट लिस्ट में आ सकती है, उसको रखें और उसकी टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। सेफ्टी है तो सेफ्टी वाली कारें जितनी हैं सबकी टेस्ट ड्राइव लें। अगर आपकी माइलेज प्रायोरिटी है तो माइलेज वाली कारें सारी लें, ठीक है, उनकी टेस्ट ड्राइव लें। इसके बाद अगर माइलेज के बाद अगर आपकी प्रायोरिटी सेफ्टी और परफॉर्मेंस है तो और गाड़ियाँ भी हैं, बजट आपका अलाउ कर रहा है तो और ऊपर तक चले जाओ, बट टेस्ट ड्राइव ज़रूर लो आप, ठीक है। तो ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा था कि आप ये कन्फ्यूज़न ऐसे क्लियर कर सकते हो कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको देख के थोड़ा सा एक स्टेप आगे लो और सिलेक्ट वही करो जो आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें, नॉट अ शॉर्टर टर्म कि अभी आपको सिर्फ माइलेज देखना पड़ रहा है। क्योंकि सीधी सी बात है, आज आपकी जेब में उतने पैसे नहीं हैं
आप माइलेज देख रहे हो, बट आने वाले टाइम में आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, आप मेहनत करोगे, कोई भी नीचे तो नहीं जाता ना, ऊपर ही बढ़ता है ना। तो सीधी सी ये चीज़ आप दिमाग में रखना, जब आप ऊपर बढ़ोगे तो आपको भी कंफर्ट चाहिए होगा, आपकी फैमिली को भी चाहिए होगा, तब आपको कार चेंज करनी पड़ेगी। 15 साल में आप सोचोगे आपका स्टेटस कहाँ होगा, अगले 3 साल में सोच लो। गाड़ी आप 2-3 साल के लिए ले रहे हो, तो ऐसी तो लो कि 2 साल बाद आपको ये ना लगे, क्योंकि गाड़ी कोई ऐसी छोटी चीज़ तो है नहीं मिडिल क्लास पर्सन के लिए जो उसने ली और 2-4 साल में बदल दी। ये यार बहुत ही ज़्यादा जिनके मतलब फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा ठीक होता है वही कर पाते हैं। हम और आप जैसे लोग तो या फिर सेकेंड हैंड खरीदें, अगर नई खरीद रहे हैं तो उनके लिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि नई कार लेके आप 3-4 साल में बदल दे रहे हो कार। ये बहुत ही मतलब फाइनेंशियली आप स्टेबल हो, ठीक है, बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, बिजनेस है या फिर जॉब भी अच्छी खासी है कि अच्छी पोजीशन पे हो, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है जो मेरे और आप जैसे लोग हैं। तो हम लोगों को तो एक लॉन्गर रन में एक पर्सपेक्टिव लेके चलना है कि हाँ एक गाड़ी जो हमारा लंबे समय तक के लिए साथ दे दे। तो ये सोचना है कि सिर्फ आज के लिए नहीं सोचना, ऐसी गाड़ी भी नहीं देखनी कि बिल्कुल माइलेज ही नहीं दे रही। मैं कह रहा हूँ बीच की गाड़ी चुनो आप, जो आपको सेफ्टी दे, माइलेज दे, साथ के साथ कंफर्ट भी दे, और लुक्स भी उसके मैटर करते हैं तो लुक्स भी देखो। तो हर एक चीज़ देखो, बट टेस्ट ड्राइव तो हर एक गाड़ी की लो, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा सेफ्टी तो अपनी प्रायोरिटी रखो ही रखो। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के लिए मत जाओ, बट यार 3 से नीचे भी मत आओ कि मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गाड़ी के, यार मतलब कुछ हुआ तो आपके मतलब घर में फैमिली में किसी को लेके जा रहे हो तो इंजरी बहुत ज़्यादा हो गई, भगवान ना करे कैजुअलिटी हो किसी को, तो उसके लिए यार क्यों सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना। सेफ्टी तो रखो ही रखो, 3 स्टार तो एटलीस्ट कार हो ही हो आपकी सेफ्टी रेटिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखो, और उसके ऊपर आप कोई भी कार ले लो, परफॉर्मेंस देख रहे हो नहीं देख रहे हो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट सेफ्टी मेरे हिसाब से तो पर्सनल चॉइस नहीं होनी चाहिए। ये एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जो हम सबको कंसिडर करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी देखनी है, तभी यार कंपनियां हमारे हित में सोचेंगे। हमारे हित में कोई नहीं सोच रहा, हर कोई पैसा कमाने बैठा है यहाँ पे भाई, सीधी सी बात है। जो कंपनियां हमारे लिए सोच रही हैं वो सेफ कार बना भी रही हैं और सेफ्टी इंप्रूव कर रही हैं डे बाई डे, ठीक है। आने वाले मॉडल्स में आपको दिख ही रहा होगा, जैसे Hyundai भी काम कर रही है, टाटा पहले से काम कर रही थी, महिंद्रा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, वहीं स्कोडा, VW, इन सब की बात करूँ, सब कोई सेफ्टी पर काम कर रहा है। अब मारुति भी कर रहा है, पर वो बहुत ज़्यादा स्लो पेस में काम कर रहा है, जिसका मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों है। बस एक रीज़न दिखता है मुझे कि हाँ हम लोग उनकी गाड़ियाँ फिर भी खरीद रहे हैं ना बहुत अच्छे नंबर्स में, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि सेफ्टी रेटिंग उनकी कैसी है, क्योंकि बिक तो रही हैं गाड़ियाँ। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। आपको भी अगर ऐसे कोई कन्फ्यूज़न है और आप भी एक फैमिली कार या कैसी भी कार अपने लिए ढूंढ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस गाड़ी को कंपेयर करूं उन 2 या 3 गाड़ियों को, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा लाइक करके बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर देना, कोई इशू नहीं है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना क्या अच्छा नहीं लगा अगर डिसलाइक कर रहे हो वीडियो तो। और अगर ऐसा कंटेंट अच्छा लगता हो और गाड़ियों के बारे में नॉलेज गैदर करना आपका मतलब आपको अच्छा लगता हो, उनके बारे में नई नई चीज़ें जानना या फिर गाड़ियों के बारे में नए अपडेट्स लेना जानना, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ऐसे ही वीडियो देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बस इसी मैसेज के साथ कि 4 व्हीलर चलाते हो सीट बेल्ट जरूर लगाना, 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट लगाना और स्पीड लिमिट का खास कर से ध्यान रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।